तो लास्ट टाइम हमने 3.17 तक कर लिया था, मैं आपको 3.18 से आगे करवा रही हूँ। मैं इस चैप्टर के इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ स्टेडी करंट फ्लो इन मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आप कह सकते हो इस तरह से, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ एरिया क्या है, ज़्यादा है, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। इन जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे, ओनली करंट, ठीक है। सिर्फ करंट ही है जो क्या है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर, कि कोई गिवन चार्ज है वो पर यूनिट एरिया में से कितना फ्लो रहा है। तो हमें पता है कि मान लो कि यहाँ से 10 गुलाम का चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 गुलाम का ही होगा, यहाँ पे भी 10 गुलाम का होगा, यहाँ से 10 गुलाम ही चार्ज आएगा, ठीक है। तो चार्ज तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इफ ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, इज, तो इसने क्या है, क्या ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। इफ नॉट, गिव द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। उस एलिमेंट का एग्जांपल दो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो मैंने आपको लिमिटेशंस में बताया था, लिमिटेशंस लिखवाई थी, 3 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर हैं, यानी कि नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, जिनके लिए करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनके लिए वैलिड नहीं है। तो इसमें हम नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस की भी बात कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ लो वोल्टेज सप्लाई from which one need high current must be very low inter resistance। अगर हमारे पास एक सप्लाई है और उसकी वोल्टेज क्या है, लो है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास सप्लाई है, उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा हाई करंट चाहिए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सप्लाई का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लो लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि हम जानते हैं मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होती है, जब आपका मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स की जो भी वोल्टेज है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अगर V लो है तो R को भी लो होना पड़ेगा, क्योंकि V बाय R जब लो होंगे तभी तो आंसर हमारा हाई आएगा, ठीक है। और R को क्या होना पड़ेगा, एक्सट्रीमली लो होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे जब भी हमें हाई रेटिंग करंट चाहिए होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर लो सप्लाई है तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, उसका इंटर रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाई टेंशन सप्लाई। हाई टेंशन सप्लाई का मतलब है वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, और कितनी है, 6 किलो वोल्ट, बहुत ज़्यादा हाई है। मस्ट बी हैव लार्ज इंटर रेजिस्टेंस। हाई टेंशन का देखो, लो टेंशन लो टेंशन यानी लो वोल्टेज का हमेशा क्या होता है, इंटर रेजिस्टेंस लो होता है। तो हाई का क्या, इंटर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वाई। तो हम क्या कहेंगे कि इफ़ शॉर्ट सर्किट अक्कर, ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट विल ड्रॉ एक्सीड सेफ्टी लिमिट। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि ये मेरे पास कोई डिवाइस है और इसकी वोल्टेज है 6 किलो वोल्ट, वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है, 6 किलो वोल्ट है। और मान लो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो भी इस डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो लो है। तो एक्स वाई जेड कोई भी प्रोसेस है, उससे मान लो कि ये वायर इससे कनेक्ट हो जाती है। अब दो वायर आपस में यानी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो सडनली यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करंट फ्लो होगी, और करंट हाई होगी, तो इसका मतलब है ये खुद ही इसी सेल के अंदर से पास होगी, ठीक है, जिस वजह से ये जो सेल है ये डैमेज हो सकता है, ये बर्न हो सकता है, ये जल सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हाई यूज़ करते हैं, ताकि बाय चांस अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके दोनों टर्मिनल आपस में टच हो जाए, तो हमारी जो करंट है वो सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा ना हो।
ठीक है, और शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान जो डैमेजिंग है उससे हम प्रोटेक्ट हो सके, यही कारण है। चूज द क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। एलोए ऑफ मेटल यूजुअली हैव डैश रजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूट मेटल, ये तो 10th क्लास में ही पढ़ा था हमने। एलोए का जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मेटल के बजाय। ठीक है, जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करें तो उसकी रजिस्टिविटी लो है, निकल की बात करें उसकी रजिस्टिविटी लो है, और इन दोनों को मिलाकर हम एलोए बना लेते हैं, लेकिन उसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, क्योंकि कॉपर की रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻⁸ ओम मीटर की होती है, और निकल कॉपर को मिलाकर बनाते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी कितनी आती है, -6 ओम मीटर की आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा -6 ज़्यादा है और -8 कम है। ठीक है, इसलिए मेटल की रजिस्टिविटी लो होती है और एलोए की रजिस्टिविटी हाई होती है। सेकेंड है, एलोय यूजुअली हैव मच टेम्परेचर कोफिशिएंट देन प्योर मेटल। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने बताया था, एलोय जो होता है, एलोय से क्या बनते हैं, कार्बन रजिस्टर्स बनते हैं, और कार्बन रजिस्टर्स हम उनको यूज़ करते हैं जिनकी अल्फा की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव तो हो लेकिन वेरी स्मॉल हो। पॉजिटिव तो हो लेकिन क्या हो, वेरी 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 स्मॉल हो। और मेटल की जो होती है हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लोअर वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक है, थर्ड है, द रजिस्टिविटी ऑफ एलोए मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट और इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब हमें पता है अल्फा की एलोए है, आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, मैग्नीन वगैरह, मैग्नीन आ जाए, टंगस्टन आ जाए, यूरेका आ जाए, ये सारे सारे एलोए हैं। सिर्फ एलोए वर्ड पे ध्यान रखना है। एलोए जो होता है उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब जिससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन लो होने का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि आप कम से कम 1 मिलियन 1 बिलियन टेम्परेचर डिफरेंस बनाओगे तब जाके 1 ओम का चेंज आएगा। ठीक है, और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेंज के लिए हम क्या कहते हैं कि नियरली इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ क्वेश्चन है, रजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैटर बाय अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर 10⁻22 और 10⁻23। ठीक है, रजिस्टिविटी जो इंसुलेटर की है वो ज़्यादा होती है मेटल से, कितनी, 10⁻22। हाँ, 10⁻22 का याद रखना है आपको। ये एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बीच में से एक लाइन उठा रखी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो इंसुलेटर है उनकी रजिस्टिविटी 10⁻22 ज़्यादा होती है, 23 नहीं आएगी, 22 टाइम्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। तो क्वेश्चन क्या था, हमारे पास n रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, r है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ विल यू कंबाइन दैम टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आप कैसे कंबाइन करोगे कि आपको मैक्सिमम और आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से आपको 10th में मैंने करवाया था। मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कब आती है, जब हम क्या कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर। और मिनिमम कब आती है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पहले वाले का आंसर क्या आएगा, जब हम सभी रजिस्टर को इसमें कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन क्या लेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 + R2 + R3 + Rn तक होगी। सबकी वैल्यू सेम है, R R R R। तो कितनी बार R आ गया आपके पास, n टाइम्स R आ गया। ठीक है, अब हम पैरेलल में कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या है, मिनिमम जो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो कब होगा, जब हम क्या लेंगे, सबको पैरेलल में लेंगे। और पैरेलल में हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, पैरेलल में होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/Rn तक होगा। तो आप क्या कर रहे हो, 1 को ऐड कर रहे हो कितनी बार, n बार। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, 1/Rp की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n/r आएगी। लेकिन आपको चाहिए किसकी वैल्यू है, हमें चाहिए Rp की वैल्यू। तो Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/n आ जाएगी। ठीक है, आप दोनों का रेशियो निकालोगे, मैक्सिमम को ऊपर रखोगे यानी सीरीज वाले को ऊपर रखोगे, और मिनिमम वाले को नीचे रखोगे यानी पैरेलल वाले को नीचे रखोगे। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगी, ऐसे आएगा, n R
डिवाइडेड बाय आर बाय एन, और उसका एन ऊपर चला जाएगा, तो एन की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन की जगह 3 भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो एन स्क्वायर के बराबर होगा रेशियो, हमेशा ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन है आपको 1 ओम 2 ओम 3 ओम के रजिस्टर, तो आप उन्हें कैसे कंबाइन करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 आ जाए, 11/5 आ जाए, 6 आ जाए और 6/11 आ जाए। तो डिवाइड में आ रहा है, तो इसका मतलब एक ना एक तो इनमें से पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले में हम क्या कहेंगे कि हम 1 को 2 को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में ले रहे हैं, और 3 को किस में ले रहे हैं, सीरीज में। ठीक है, इस तरह से आप खुद ही बना के देखना एक बार। देखो मैं बताती हूँ, 6 तो तब आएगा जब अगर आप इन दोनों को सबको ऐड करें, 1 + 2 + 3 सबको सीरीज में ले लें। 6/11 तब आएगा जब आप इन सबको क्या लेंगे, पैरेलल में, 1 ओम 2 ओम 3 ओम सबको पैरेलल में लें, क्योंकि इन सबका एलसीएम आप देखोगे तो 6 ही आता है आपके पास। ठीक है, 11 और 5 कब आएगा, जब आपकी देखो 11 आएगा जब आपका क्या होगा, छोटी जितनी स्मॉल वैल्यू है ना, तो इसका मतलब उतने छोटे रेजिस्टेंस, डिवाइड में जितनी छोटी वैल्यू, इसका मतलब उतने ही कम रेजिस्टेंस हमने किस में लगा रखे हैं, पैरेलल में लगा रखे हैं। तो पैरेलल में हमने क्या लगा रखे हैं, 1 और 2 को लगाएंगे, छोटे वाले रजिस्टर को। अगर नीचे 5 वैल्यू आ रही तो इसका मतलब, जैसे 11/5 में 5 आ रही, तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, जो जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है ना, जैसे 2 और 3 की, तो हमने इनको क्या कर रखा है, पैरेलल में लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल दोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको इसका और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ये तो बाद में देखते हैं, एक बार इस वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ मैं। आप इस वाले को देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो करंट आ रही है, या यहाँ से मान लो करंट आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और यहाँ पहुँच रही है। तो करंट का एक ही पाथ है, इसका मतलब ये सारे के सारे किस में हैं, ये सारे के सारे सीरीज में हैं। तो R + R + R + R + R, कितनी बार R हो गया हमारे, 5 बार R हो गया, तो आंसर कितना होगा, 5 R होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लूपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक लूप को सॉल्व करेंगे, फिर बाकियों को उनके जैसा ही लेके चलेंगे। अगर आप देखिए तो इसका 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 इन लूप का डायग्राम एक जैसा है, तो सिर्फ आप एक लूप को सॉल्व कर लें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू है, ये 1 है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ से, मान लो करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, तो जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ जा रही है, जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ जा रही है। तो इसका मतलब 1 1 वाले सीरीज में है और 2 2 वाले आपस में सीरीज में है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2, और इन दोनों को ऐड करोगे 4। ऊपर वाली लाइन में तो आ गया आंसर आपका 2, और नीचे वाली लाइन में आंसर आ गया आपका कितना, 4। अब ये 2 और 4 क्या है, आपस में पैरेलल है। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/2 + 1/4। ठीक है, वहां से निकाल दोगे वैल्यू, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो आंसर आएगा आपके पास 4/3 आएगा आपके पास, 1/2 और 1/4 का 4/3 आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है इस पूरे लूप का, इस वाले लूप का 4/3, तो इसका भी 4/3 होगा, इसका भी 4/3 होगा, इसका भी 4/3 होगा। अब ये सीरीज में है तो 4/3 + 4/3 + 4/3, तो कितनी बार ऐड कर रहे हो, 4 बाय ऐड कर रहे हो, तो टोटल लूप का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 4 × 4/3, यानी कि 16/3 आंसर आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में आता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा, यहाँ तो 1 1 भी दे रखी है आपको, आपको 2 2 भी दे सकते हैं, ये लगातार 2 की सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, नहीं ये लूप कंटिन्यू हो रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये डॉट से मुझे पता चल रहा है, लेकिन हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, इन यहाँ टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 12, और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है सप्लाई का वो है 0.5। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, करंट को निकालना है। तो करंट तब आएगा जब हमें पता होगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम एक लूप लेके चलते हैं। ठीक है,
हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हो उसको इधर वाले के अंदर ऐड करें, इधर वाले के अंदर ऐड करें और इधर वाले के अंदर ऐड करें तो आंसर क्या आता है, एक्स ही आता है। अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर कोई भी हो, यहाँ पे मान लो एक्स है, इसमें 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 ऐड करें तो आंसर एक्स आएगा, फिर नेक्स्ट में भी एक्स इसमें ऐड करें तो आंसर एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स, फिर इसमें इसमें से ऐड करें तो आंसर एक्स आएगा। तो हमने एक लूप ले लिया, हमने कहा कि एक्स को 3 बार 1 के अंदर ऐड करें तो आंसर एक्स ही आएगा। ठीक है, अगर आप देखें ये x और ये 1 तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/x प्लस 1/1, x एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस x आ जाएगा और rp की वैल्यू क्या होगी, x डिवाइडेड बाय 1/x। अब इन दोनों को हटाकर इन दोनों की जगह जो वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या आ गई, x प्लस 1। अब ये और ये तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड करेंगे इन्हें, ऐड करके कितना आएगा, 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आएगा 2 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके बराबर आ रही है, एक्स के बराबर आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, इसको क्या करोगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस में 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसको 1 प्लस एक्स को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको निकाल दोगे। फिर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेशन वाला मेथड है ना, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ये वाला जो फॉर्मूला था 10th क्लास में आप यूज़ किया था रूट्स निकालने का, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो आप सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चलोगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 1 प्लस में रूट थ्री की वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है, तो उसको 1 के अंदर ऐड करोगे तो 2.73 आएगी। और हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आ गया 2.73, इंटरनल कितना दे रखा है 0.5, दोनों को ऐड कर लो और करंट निकालनी है तो जो भी वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखी है उसको क्या करो, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगी करंट की वैल्यू। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में आता है, जी कितने भी हमारे आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ही आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिगर जो है ये एक फिगर दे रखा है, इसमें आपके पास क्या है, पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में जो सेल हमने लगा रखा है वो कितना है, 2 वोल्ट का है, जिसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ओम। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें जो हमारी टंगस्टन यूरेका या मैग्नीन की बनी होती है उसके अंदर इसने क्या कर रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, a standard cell maintain a constant EMF of 1.2 वोल्ट। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्टैंडर्ड सेल लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 वोल्ट है। ठीक है, और इसका जो करंट है वो काफ़ी हाई, काफ़ी मॉडरेट है, मिली एम्पेयर के, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट। इस स्टैंडर्ड रजिस्टर को जो हमने यूज़ किया तो जो हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा था वो कितनी लेंथ के ऊपर मिला, हमें 67.3 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर मिला। ठीक है, तो टू अनश्योर अ लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमने कहा कि करंट है वो लो फ्लो हो, हाई ना हो, तो हमने क्या किया, इस सेल के सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और कितना लगाया, 600 किलो वोल्ट का। ठीक है, सीरीज में लगा दिया ताकि बैलेंस पॉइंट है वो क्या हो, ज़्यादा नज़दीक मिले हमें। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सेल इज गिवन रिप्लेस्ड बाय अ सेल अननोन ईएमएफ। अब हमने यहाँ पर इस सेल की जगह एक अननोन सेल लगा दिया, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई है। अब जो बैलेंस पॉइंट मिला वो कितना मिला, 82.3। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू क्या है, यानी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ वाला आ गया, आपकी जो एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन थी। तो हमें पता है E1 बाई E2 किसके बराबर होता है, L2 बाई L1 के। L1 की वैल्यू कितनी है 67.3, L2 की वैल्यू कितनी है 82.3, E1 की वैल्यू दे रखी है, E2 की वैल्यू आपको निकाल देनी है, आप उस मेथड से निकाल दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इज व्हाट पर्पस ऑफ डज द हाई रेजिस्टेंस। ये जो हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया 600 किलोवाट का, इसका लगाने का क्या मतलब था,
इसको लगाने का मतलब ये था कि जो करंट फ्लो हो, यहाँ इसने लाइन दे ही रखी है, बहुत अच्छी लाइन से दे रखी है, ये टू अनश्योर द लो करंट, ताकि जो स्टैंडर्ड सेल हमने यूज़ किया है उस सेल से जो करंट ड्रॉ हो वो लो ड्रॉ हो, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, इसको लगा रखा है। ठीक है, तो इसने ये बात कह रखी है क्योंकि गैल्वेनोमीटर है वो लो करंट के ऊपर ही काम करता है, वो हाई करंट के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये लगाया ताकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो वो लो हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। अगर हमने ये जो हाई रेजिस्टेंस लगाया है तो क्या ये जो यहाँ पे हमें जोकी से बैलेंस पॉइंट मिल रहा था उसको ऊपर कोई चेंज मतलब इफेक्ट पड़ेगा? नो। ठीक है, नो, बिकॉज देर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द स्टैंडर्ड सेल ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो इससे करंट नहीं ले रहा है बल्कि वो इससे करंट ले रहा है। यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है वो 2 वोल्ट की वजह से हो रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको ड्राइवर सेल कह दिया, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम कहेंगे यस, क्योंकि ड्राइवर सेल है तो बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या डाल सकता है, ये इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि जो करंट होगी वायर के अक्रॉस वो क्या होगी, ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या होगी, लेस होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाएगी और बैलेंस पॉइंट जो है, जो हमें 67 के लिए मिल रहा था 1.202 वोल्ट के ऊपर हमें 67 के ऊपर मिल रहा था, अब ये हमें उससे हायर वैल्यू के ऊपर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई पॉइंट, वुड द method work in above situation if driver cell of the EMF had an EMF 1 volt instead of 2 volt। तो इसने कहा कि जो हमारा मेथड है क्या ये काम करेगा पोटेंशियोमीटर वाला अगर हम ड्राइवर सेल को 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट ले लें? ठीक है, तो आप क्या कहोगे, नो, ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ईएमएफ जो है यानी ड्राइवर सेल जो है, ध्यान रखना ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ होता है, यहाँ जो ईएमएफ होगा वो स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो ये है पोटेंशियोमीटर काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमने लगाया था वो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेल हमने लगाया था 1.2 का था, तो ये जो 2 है इसको वैल्यू को ज़्यादा होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा नहीं होगी तो फिर ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये इस वाले सेल से करंट को ड्रॉ करने लग जाएगी, ना कि इस वाले सेल से। ठीक है, तो फिर हमारा पूरा का पूरा अपरेटस जो है, मेथड का जो तरीका है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, would the circuit work well for determining for extremely small EMF say of the order of milliwatt? ठीक है, इफ़ नॉट हाउ यू मॉडिफाई द सर्किट। मान लो कि मैंने यहाँ पर जो हमारा वोल्ट है ये स्टैंडर्ड ईएमएफ वोल्ट की जगह मैं चाहती हूँ मिली वोल्ट का लगा दे, तो क्या ये उसके लिए मेज़र कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो हमें क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे? तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि सर्किट जो है वो सुटेबल नहीं होगा, ये सुटेबल सिर्फ वोट के लिए है, अगर हमें मिली वोट के लिए चाहिए है। एक्चुअल में क्या है, अगर आप मिली वॉट यूज़ करोगे तो आपकी जो 67 वैल्यू आई थी वो 67 नहीं आएगी, बल्कि आपकी वैल्यू यहाँ आएगी वो 0.7 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 1 से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर एरर आ सकती है, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, हमारी लार्ज हो जाएगी। तो हम किसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बाय पुटिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद द वायर ए बी। हमें ए बी वायर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस वायर को लगानी पड़ेगी, जिससे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और बैलेंस पॉइंट है वो लार्जर लेंथ के बजाय हमें लार्जर लेंथ के ऊपर मिले स्मॉलर लेंथ के बजाय, और हमारा परसेंटेज एरर उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि जो हमारी ए बी वायर है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो ए बी वायर है इसके सीरीज़ में हम क्या लगा देंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो ज़्यादा स्मॉल ना मिलकर ज़्यादा हाई मिलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.3 ये फिगर आपको गिवन है, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियोमीटर जो है सर्किट को हमने यूज़ कर रखा है दो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन के लिए, आर और एक्स के लिए।
जब हम आर को यूज़ करते हैं, आर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है 58.3 के ऊपर। जब हम अननोन रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो बैलेंस पॉइंट कितना मिलता है 68.5 सेंटीमीटर के ऊपर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमें पता है पी बाई क्या इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, पी बाई क्या इज इक्वल्स टू आर बाई एक्स। और यहाँ से आप कह सकते हो आर बाई एक्स इज इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू, या फिर आप ई एम एफ वाला भी यूज़ कर सकते हो, करंट सेम ही होगी हमारी। हम तो वैसे भी पी बाई क्या वाला यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी एल टू बाई एल वन इन टू में आर, चाहे आप ये वाला यूज़ कर दो, ई वन बाई एल टू इज टू एल वन बाई एल टू। करंट दोनों में से सेम है, करंट से करंट कैंसिल, आर बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल वन बाई एल टू के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, व्हाट माइट डू यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद अ गिवन ईएमएफ। मान लो कि आपने यहाँ पे जो भी हमने ये सेल लगा रखा है इसकी हेल्प से मान लो कि हम बैलेंस पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, तो तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ वी फेल टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट ऑफ गिवन ईएमएफ ऑफ अ सेल, द पोटेंशियल ड्रॉप across R and X must be replaced by putting a resistance series with it। तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वायर थी पोटेंशियोमीटर वायर, इसके सीरीज में हम क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस जैसे ही हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है उसको हम इजीली वायर के ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में क्यों नहीं हम फेल क्यों होते हैं, क्योंकि बैलेंस पॉइंट जो है वो ए बी वायर से एक्सीड कर जाता है। ना तो वो ए के अंदर आता है ना ही वो बी के, इन ए से बिन ए के पे भी आता है ना ही बी के ऊपर आता है। तो सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिगर दे रखे है आपको और आपको क्या क्या रखा है कि आपने 2 वोल्ट की ड्राइवर सेल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जिसका इंटर रेजिस्टेंस है 1.5, ठीक है। और सॉरी इसने क्या कहा, आपने 2 वोल्ट का यहाँ पे यूज़ कर रखा है और एक आपने यहाँ पे सेल यूज़ कर रखा है 1.5 का, और बैलेंस पॉइंट कितना मिल रहा है हमें 76.3 सेंटीमीटर। और अगर आप यहाँ पे एक शंट रजिस्टर लगा दें, यानी 9.5 ओम का एक शंट कर दें, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है आपको, 64.8 सेंटीमीटर के ऊपर। तो डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू एस, एस यानी शंट, यहाँ पे आर भी बोल सकते हो, वो जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, एल टू माइनस एल वन डिवाइडेड बाई एल टू। तो ये कितना आएगा, शंट हमने 9.5 ओम का है, एल वन की वैल्यू है हमारी 76.3, एल टू की वैल्यू है 64.8 डिवाइडेड बाय 64.8, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.7 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल फिनिश हो गए हैं सारे के सारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर जो नंबर 4 है उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।